हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th म्यूजिक के यानी कि संगीत के मोस्ट वीवीआई 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को और 19वें प्रश्नों को आज के इस वीडियो में करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाली परीक्षा के लिए म्यूजिक के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा, तिलवाड़ा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो जो तिलवाड़ा ताल होता है इसमें मात्राओं की संख्या 16 होती है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग देश का समवादी स्वर क्या होता है? तो राग देश का समवादी स्वर जो है ये प होता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ध्रुपद में कितनी वाणियां होती है? तो ध्रुपद जो होता है इसमें वाणियों की संख्या कितनी होती है? तो ध्रुपद में 4 वाणियां होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहरवा ताल में कितने विभाग होते हैं? जो कहरवा ताल होता है इसमें विभागों की संख्या कितनी होती है? तो 2 विभाग होते हैं कहरवा ताल में, ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर में, ये कहरवा ताल में 2 विभागों की जो संख्या होती है उनका नाम लिखें और उनकी परिभाषा दें। और इस सब का आंसर आप लोग को ऑलरेडी पिछली वीडियो में बता चुके हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो भी इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न है या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जो भी आपका आने वाले परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी आप लोगों को करवा चुके हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप लोग चाहें तो चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राग यमन डैश ठाट से उत्पन्न हुआ है? तो राग यमन जो है क्वेश्चन करा कि राग यमन किस ठाट से उत्पन्न हुआ है? तो राग यमन जो है कल्याण ठाट से उत्पन्न हुआ है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडित भीमसेन जोशी किस विधा से थे? यानी कि पंडित भीमसेन जोशी जो थे क्या थे? तो एक गायक थे, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्यापति गति किस अंचल से? तो विद्यापति गति जो है मिथिला अंचल से, बिहार के मिथिला से, ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में बिहार मिथिला नहीं रहेगा, ओनली बिहार रहेगा, तो आप लोग बिहार लगा सकते हैं। ठीक है, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाद के कितने प्रकार होते हैं? तो नाद जो होता है ये 2 ही प्रकार का होता है। कौन कौन होता है ये सब आपको बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रुतियां कितनी होती हैं? श्रुतियां जो होती है कितनी होती है? तो 22 श्रुतियां होती है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संगीत में मूल स्वर कितने होते हैं? संगीत में मूल स्वरों की जो संख्या होती है वो 7 ही होती है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग यमन मूल स्वर कितने होते हैं? राग यमन में मूल स्वरों की जो संख्या होता है वो कितना होता है? राग यमन में यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर क्वेश्चन ये गलत दिया। क्वेश्चन होना चाहते हैं यहाँ पर राग यमन जो है ये किस ठाट से होता है? यहाँ पर क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन है कि राग यमन किस ठाट से होता है उत्पन्न? तो राग यमन जो है कल्याण ठाट से उत्पन्न होता है, ऑप्शन का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ठाट कितने प्रकार के होते हैं? ठाट जो होता है कितने प्रकार का होता है? तो ठाट 10 ही प्रकार का होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झप ताल में कितने विभाग होते हैं? तो जो झप ताल होता है इसमें 4 विभाग होते हैं, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राग में दोनों मौका प्रयोग होता है? किस राग में दोनों मौका प्रयोग होता है? तो केदार राग में दोनों मौका प्रयोग होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राग में रे एवं घ जो होते हैं वो कोमल लगते हैं? कौन सा राग है जिसमें कि रे एवं घ जो होता है कोमल लगता है? तो भैरव राग में रे एवं घ जो होता है कोमल लगता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगर आपसे एग्जाम पूछा जाएगा कि भैरव राग जो होता है किस ठाट से उत्पन्न होता है? तो भैरव राग जो होता है भैरव ठाट से उत्पन्न होता है, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धमार ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो जो धमार ताल होता है इसमें 14 मात्राएं होती है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छोटा स्वर समुदाय जिससे कि राग की पहचान की जा सके वह क्या कहलाते हैं? ऐसा छोटा स्वर समुदाय जिससे कि राग की पहचान होती है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है पकड़, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। याद रखिएगा, छोटा समुदाय जिससे कि राग की पहचान हो वो पकड़ कहलाता है, क्योंकि सब्जेक्टिव में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पकड़ किसे कहते हैं, इसलिए याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में विकृत स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में विकृत स्वरों की संख्या 5 होती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग भैरव किस जाति का राग है? तो राग भैरव जो है ये संपूर्ण जाति का राग है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग केदार किस ठाट का राग है? तो जो राग केदार होता है ये कल्याण ठाट का राग होता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। जितना क्वेश्चन आपको बता रहे हैं इस वीडियो में, सभी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन हमारा, रूपक ताल जो होता है इसमें कितने विभाग होते हैं? तो रूपक ताल में 2 विभाग होते हैं, 3 विभाग होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं। तो रूपक ताल में 3 विभाग होते हैं, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक ताल में कितनी तालियां होती हैं? तो एक ताल में कितनी तालियां होती है? तो एक ताल में 4 तालियां होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? यानी कि जो गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो पंडित विष्णु दिगंबर पुरस्कार ने गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना की थी, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, पंडित विष्णु दिगंबर पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद फैयाज खां किस घराने से आते हैं? तो उस्ताद फैयाज खां जो है ये आगरा घराने से आते हैं, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग मलकौस में कौन 2 स्वर नहीं लगते? तो राग मलकौस में कौन से दो स्वर जो होते नहीं लगते? तो ऋषभ और पंचम जो होते हैं ये राग मलकौस में नहीं लगता है, लेकिन गंधार निषाद, गंधार दैवत, मध्यम पंचक, इस सबको याद रखिएगा कि राग मलकौस में ये सभी लगते हैं, जैसे कि गंधार निषाद, गंधार दैवत, मध्यम पंचक, ये सभी स्वर जो होते हैं राग मलकौस में लगते हैं, लेकिन ऋषभ और पंचम स्वर जो होते हैं ये राग मलकौस में नहीं लगते। ठीक है, बढ़ते अपने
अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वरों के उतरते क्रम को क्या कहते हैं? स्वर के उतरते क्रम को क्या कहते हैं? तो स्वर के उतरते क्रम को अवरोह कहते हैं। और अगर आपसे जब पूछा जाएगा स्वर के चढ़ते क्रम को क्या कहते हैं? तो स्वर के चढ़ते क्रम को हम लोग आरोह कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मियां तानसेन किस राजा के दरबारी गायक थे? तो मियां तानसेन जो थे सम्राट अकबर के दरबारी गायक थे। ऑप्शन भी हो जाएगा। अब अगर आपसे यहाँ पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें अगर नाम रहेगा तानसेन का, तो याद रखिएगा मियां अकबर के दरबार में नवरत्नों में से कौन एक थे, इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, तो आप लोग लगा देना टिक तानसेन में। ठीक है, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है असावारी ठाट के अंतर्गत कौन सा राग आता है? तो असावारी ठाट के अंतर्गत जो है राग जौनपुरी आता है, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राग में नहीं लगने वाले स्वर को क्या कहते हैं? तो राग में नहीं लगने वाले जो स्वर होते हैं उसे वर्जित स्वर कहते हैं। ये क्वेश्चन आपसे सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि वर्जित स्वर किसे कहते हैं? तो राग में नहीं लगने वाले स्वर को वर्जित स्वर कहते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राग यमन डैश ठाट से उत्पन्न हुआ है, यानी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है राग यमन किस ठाट से उत्पन्न हुआ है? तो राग यमन कल्याण ठाट से उत्पन्न हुआ है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वरों के उतरते क्रम को क्या कहते हैं? तो स्वरों के उतरते क्रम को हम लोग अवरोह कहते हैं, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सांडव जाति में कितने स्वर लगते हैं? जो सांडव जाति होता है इसमें 6 स्वर लगते हैं, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राग भीम पलासी का गायन समय क्या है? यानी कि राग भीम पलासी को कब गाया जाता है? तो राग भीम पलासी को अपराह्न काल में गाया जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा संगीत रत्नाकर, या अपराह्न काल, इसका साय काल होगा, सॉरी इसका साय काल होगा संध्या काल में। राग भीम पलासी का जो गायन समय उसको याद रखिएगा, राग भीम पलासी को कब गाया जाता है? तो संध्या काल में, साय काल में गाया जाता है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा संगीत रत्नाकर ग्रंथ के लेखक कौन है? जो संगीत रत्नाकर ग्रंथ है इसके लेखक कौन है? तो शारंगदेव है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित रागों में से 4 राग का नाम देश में से किसमें दोनों मध्यम में लगते हैं? कौन से राग में दोनों जो होते हैं मध्यम में लगते हैं? तो केदार राग में दोनों जो होते हैं मध्यम में लगते हैं, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा गीत गोविंद के रचयिता कौन है, या फिर गीत गोविंद के लेखक कौन है? इस तरह से आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। तो जयदेव जो है गीत गोविंद के रचयिता या लेखक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धार ताल में कितने विभाग होते हैं? तो धार ताल जो होता है इसमें विभागों की संख्या कितनी होती है? तो धार ताल में जैसे कि यहाँ पर धार ताल नहीं होगा, पर 4 ताल होना चाहिए था। धार ताल तो कोई छोटा ही नहीं है कि यहाँ पर होगा 4 ताल में कितने विभाग होते हैं, समझ गए ना, क्योंकि धार ताल तो ऐसा कोई वर्ड ही नहीं होता है। 4 ताल में कितने विभाग होते हैं, इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। तो 4 ताल में विभागों की संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है 4 ताल में विभागों की संख्या, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सप्तक कितने प्रकार का होता है? तो सप्तक जो होता है ये 3 प्रकार का होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राग देश का ठाट क्या है? राग देश का जो ठाट है वो खमाज ठाट है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राग केदार का समवादी स्वर क्या होता है? जो राग केदार है इसका समवादी स्वर जो है ये सा होता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तान के कितने प्रकार होते हैं? तान जो होता है कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है तान, यानी कि ऑप्शन में इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चतुर्दंड प्रकाशिका किनकी लिखी हुई पुस्तक है? चतुर्दंड प्रकाशिका जो है ये किसके द्वारा लिखी हुई पुस्तक है? तो पंडित वेंकट मखी के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है चतुर्दंड प्रकाशिका। याद रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि पंडित वेंकट मखी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, कौन सा ग्रंथ लिखा था? तो चतुर्दंड प्रकाशिका को लिखा था। क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, घुमा फिरा के, समझ गए ना। अगला क्वेश्चन है राग असावाड़ी का संवादी स्वर क्या होता है? तो राग असावाड़ी जो है इसका संवादी स्वर यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो सा होता है, रे होता है, ग होता है, म होता है। तो राग असावाड़ी का संवादी स्वर जो होता है ये ग होता है, यानी कि ऑप्शन में इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उस्ताद करीम खां किस घराने से आते हैं? तो उस्ताद करीम खां जो है ये किराना घराने से आते हैं, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। एग्जाम में पूछा जा सकता है उस्ताद करीम खां के योगदान के बारे में लिखे, जो कि उन्होंने संगीत में योगदान दिया था उसके बारे में लिखे, समझ गए ना। इस सब का आंसर आप लोग को बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में विकृत स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में विकृत स्वरों की जो संख्या ये 5 होती है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राग केदार का ठाट क्या है? राग केदार जो है किस ठाट का है? तो कल्याण ठाट का राग है राग केदार, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रूपक ताल में कितने विभाग होते हैं? तो जो रूपक ताल होता है इसमें विभागों की संख्या कितनी होती है? तो 3 विभाग होते हैं रूपक ताल में, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताल कहरवा में कितनी तालियां होती हैं? तो ताल कहरवा जो होता है इसमें कितनी तालियां होती हैं? तो एक ही ताली होती है ताल कहरवा में, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राग भूपाली में कौन से 2 स्वर नहीं लगते? राग भूपाली में यहाँ पर क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन कर रहा है कि राग भूपाली में कौन से 2 स्वर नहीं लगते हैं? तो मध्यम निषाद जो होते हैं राग भूपाली में नहीं लगते। गंधार दैवत, ऋषभ पंचम, मध्यम पंचम, ये तीनों जो होते हैं राग भूपाली में लगते हैं, लेकिन मध्यम और निषाद जो होते हैं ये राग भूपाली में ऐसे 2 स्वर हैं जो कि नहीं लगते हैं, यानी कि ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मध्यम एवं निषाद। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 50 नंबर क्वेश्चन हमारा राग में नहीं लगने वाले स्वर को क्या कहते हैं? तो राग में नहीं लगने वाले जो स्वर होते हैं उसे वर्जित स्वर कहते हैं। और याद रखिएगा ये कभी कभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि वर्जित स्वर किसे कहते हैं? तो राग में नहीं लगने वाले स्वर जो होते हैं उसी को क्या कहा जाता है? तो वर्जित स्वर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन कर लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राग भैरव का वादी स्वर क्या होता है? राग भैरव का जो वादी स्वर है ये ध होता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तीन ताल में कितनी ताली होती है और कितनी खाली होती है? तो तीन ताल में जो है तीन ताली होती है और एक खाली होती है। याद रखिएगा, तीन ताल में तीन ताल जो होता है इसमें तीन ताली होती है और एक खाली होती है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग भैरव का गायन समय क्या है? यानी कि राग भैरव को कब गाया जाता है? राग भैरव का गायन समय क्या है? तो प्रातः काल के समय ही राग भैरव को गाया जाता है, यानी सुबह में राग भैरव का गायन समय। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, संगीत में कितने वर्ण होता है? संगीत जो होता है इसमें वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 4 वर्ण होते हैं संगीत में। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, राग भैरव का ठाट क्या है? राग भैरव जो इसका ठाट क्या है? तो राग भैरव का याद रखिएगा, राग भैरव का राग मलकौस का बिलावल का इस सब का जो होता है सेम ही होता है, जैसे राग भैरव का ठाट भैरव ही होगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, ताल एक ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो ताल एक ताल जो होता है इसे मात्राओं की संख्या कितनी होती है? तो ताल एक ताल में 12 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताल दादरा में कितने विभाग होते हैं? तो जो ताल दादरा होता है इसमें 2 विभाग होते हैं। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुपद में किस ताल का प्रयोग होता है? तो जो ध्रुपद होता है इसमें जो है चौताल का प्रयोग होता है। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। यहाँ पर चौलाल लिखा गया लेकिन यहाँ पर होगा चौताल, ठीक है। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। ध्रुपद में किस ताल का प्रयोग होता है? तो चौताल का प्रयोग होता है ध्रुपद में। यहाँ पर लाल नहीं होगा, चौताल होगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिलवाड़ा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो जो तिलवाड़ा ताल होता है इसमें 16 मात्राएं होती हैं, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग देश का वादी स्वर क्या होता है? तो जो राग देश का इसका वादी स्वर रे होता है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वरों के उतरते क्रम को क्या कहते हैं? कई बार आपको बता चुके हैं कि स्वर के उतरते क्रम को क्या कहते हैं? अवरोह कहते हैं, और चढ़ते क्रम को आरोह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, राग भीम पलासी का गायन समय, ये भी बता चुके हैं, संध्या काल में, सायंकाल में। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राग अलैया बिलावल का अंश स्वर क्या होता है? तो जो राग अलैया बिलावल होता है इसका अंश स्वर ध होता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। कहीं कहीं पर आपको इसका देखने को मिल जाएगा प, लेकिन इसका अंश स्वर जो होता है वो ध होता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के लेखक कौन है? तो हिंदुस्तानी संगीत पद्धति जो इसके लेखक हैं बी.एन. भातखंडे, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। बी.एन. भातखंडे जो है हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, झप ताल में खाली किस मात्रा पर होती है? तो झप ताल इसमें खाली जो होती है ये छठे मात्रा पर होती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तानसेन का असली नाम क्या था? जो तानसेन थे इनका असली नाम क्या था? तो तन्ना मिश्र था तानसेन का असली नाम। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राग में ग और नी जो होते हैं कोमल होते हैं और बाकी स्वर जो होते हैं वो शुद्ध लगते हैं? किस राग में ऐसा होता है? तो काफी राग में ग और नी जो होता है वो कोमल लगते हैं और बाकी स्वर जो होते हैं वो शुद्ध लगते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राग संध्या काल में गाया जाता है? किस राग को जो है संध्या काल में गाया जाता है? तो राग बिहाग को संध्या काल में गाया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राग मड़वा जो है किस ठाट का राग है? तो याद रखना आपको, मड़वा जो होता है कि मड़वा ठाट का ही राग होता है। जैसे आपको बताते हैं, राग बिलावल बिलावल ठाट का ही होता है, राग मड़वा मड़वा ठाट का ही होता है, भैरव भैरव ठाट का ही होता है। इस सब में सेम ही होता है, 3-4 बताएं, सब सेम ही होता है। इसके लिए आपको इस तरह से याद रखना है। और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हमारा, संगीत में कितने शुद्ध स्वर होते हैं? संगीत में शुद्ध स्वरों की जो संख्या होती है वो 7 होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नई वीडियो के साथ, जिसमें की करेंगे म्यूजिक के यानी कि संगीत के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, यानी कि लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न को। और 19 प्रश्नों को करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।